हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स में 18 जुलाई का करंट अफेयर्स देखते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल पर चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले जीएस पेपर 1 की बात कर लें तो एक टेम्पल का नाम है वदाकुनाथम टेम्पल, जो कि काफी पुराना टेम्पल है और वहां पे एक सेरेमनी होती है, उससे रिलेटेड न्यूज है, तो इसे हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर इसके अलावा जिमिल जिमिस लेकल थेरेपी, ये एक नई थेरेपी है जो कि टाइप 1 डायबिटीज के क्योर के लिए यूज की जाएगी, तो इसे भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 अवार्ड्स दिए गए हैं और इसके अलावा चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो स्टैम्पीड हुआ था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद जश्न का समारोह हुआ था, तो उसमें काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी स्टैम्पीड की वजह से, और उसपे एक कमेटी बनी थी जिसकी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है केस अगेंस्ट तबलीगी जमात के खिलाफ, तो ये भी हम देखेंगे। फिर यूक्रेन की नई प्रेसिडेंट बनी है, उनका नाम। इसके अलावा यूके की गवर्नमेंट नया रूल लाने जा रही है वोटिंग एज को लेके। वोटिंग एज को अभी का जो 18 साल से है उसको घटा के 16 करने जा रही है। फिर इसके अलावा एक इस्वातिनी एक कंट्री है, उसको देखेंगे। और आकाश प्राइम का सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है लद्दाख में। सीरिया फोर्सेस विड्रॉ फ्रॉम स्वीडा, वहां पे क्लैशेस चल रहे थे, तो उसे हम देख लेंगे। फिर कैसे चाइना ने ग्लोबल ग्रीन एनर्जी के रेस में अपने आप को आगे बढ़ाया है और एक डोमिनेंट प्लेयर के तौर पे सबसे आगे चल रहा है। और ट्रम्प्स इवॉल्विंग यूक्रेन पॉलिसी, नया चेंज आया हुआ है यूएस की जो पॉलिसी है उसमें यूक्रेन को लेके। फिर फ्रांस एंड्स मिलिट्री प्रेजेंस इन सेनेगल, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जीएस पेपर 3 की बात कर लें तो डिस्कवरी हुई है सर्कुलर पोलराइजेशन नियर मैसिव प्रोटो स्टार। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स फ्रॉम ब्लैक होल मर्जर। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज, पेपर वाइज। सबसे पहला द एनुअल आना यूतो सेरेमनी, ये एक सेरेमनी होती है जिसमें एलिफेंट को खाना खिलाया जाता है। तो ये होती कहाँ पे है? ये केरला का एक मंदिर है थ्रिसूर जिले में, जिसका कि नाम है वदाकू नाथन टेम्पल। और ये टेम्पल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि ये काफी पुराना टेम्पल है और ये त्रिशूर का शिवा टेम्पल है। और यहाँ पे जो है वो केरला स्टाइल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे मूरल पेंटिंग्स है और इसका जो निर्माण है वो कहा जाता है कि ये जो शिवा टेम्पल है इज बिलीव टू बी दी वन ऑफ द फर्स्ट टेम्पल बिल्ड बाय परशुराम। परशुराम ने इसका बनाने का काम किया था, तो ये काफी पुराना है, महाभारत के टाइम का ही है ये टेम्पल। और इसमें जो है वो काफी सारी जो रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो किया जाता है। और एक फेस्टिवल होता है जिसको कहा जाता है थ्रिसूर पूरम फेस्टिवल, तो यहाँ पे ये सेलिब्रेट होता है और ये केरला के प्रसिद्ध टेम्पल फेस्टिवल्स में से एक है। और ये जो मंदिर है इसे नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट में भी रखा गया है, तो इसका नाम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि कहाँ से रिलेटेड ये टेम्पल है, किस स्टेट में पड़ता है और किसने बनाया, कब का है, तो ये काफी पुराना टेम्पल है। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो एक थेरेपी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, उस पर काम चल रहा है और इसका नाम है जिमिस लेकल थेरेपी। और इसमें बताया गया है कि जो स्टार्टिंग के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं लगभग उसमें 12 लोगों पे रिसर्च किया गया है और पाया गया
कि जो टाइप 1 डायबिटीज होता है उसको क्योर करने में इससे मदद मिली है। और ये जो थेरेपी है तो ये नाम पूछ देगा कि ये थेरेपी देखे कि किससे रिलेटेड है, तो ये टाइप 1 डायबिटीज के क्योर से रिलेटेड है। और इसमें स्टेम सेल का यूज किया गया है, स्टेम सेल डिराइव आइसलेट सेल्स, आइसलेट सेल को बनाया गया स्टेम सेल की हेल्प से और उनको लिवर में डाला गया। और तब पाया गया कि जो पेशेंट्स हैं जिनमें इस थेरेपी को यूज किया गया उन्होंने इंसुलिन को फिर से बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड शुगर लेवल था वो कंट्रोल किया जा सका। तो अभी ये थोड़ा अर्ली स्टेज में है ये रिसर्च, लेकिन फिर भी ये जो फाइंडिंग्स हैं काफी इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाले टाइम में इसका और भी बेहतर तरीके से जो है वो इस्तेमाल हो सकेगा और टाइप 1 डायबिटीज को क्योर करने में इसमें मदद मिलेगी। और ये जो आइसोलेट्स हैं इनको जो है वो डोनर से बनाया, डोनर के पैंक्रियास से जो है वो जिनकी मृत्यु हो गई है उनसे लिया गया और उनसे स्टेम सेल्स को डेवलप किया गया और फिर इनको जो है वो इंडिविजुअल्स में इंजेक्ट किया गया। तो माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में ये एक मेजर इलाज के तरीके के रूप में उभर के आगे आएगा। तो इसका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024-25 ये दिए गए हैं और राष्ट्रपति ने इनको दिया। और ये जो सर्वे हुआ था सर्वेक्षण का, स्वच्छ सर्वेक्षण का, इसमें पाया गया कि जो अहमदाबाद है ये क्लीनेस्ट बिग सिटी है इंडिया की, और उसके बाद भोपाल और फिर लखनऊ का स्थान है। और ये जो हैं शहर तीनों, ये आपका 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन के अंदर हैं, मतलब जहां पे 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है उस कैटेगरीज में इनको ये स्थान मिला है। और और भी कैटेगरीज हैं इन अवार्ड्स की, और इसमें 3 से 10 लाख की जो कैटेगरी है उसमें मेरा बयंदर जो कि महाराष्ट्र का है वो टॉप में है लिस्ट में, उसके बाद बिलासपुर है और जमशेदपुर है। और सुपर स्वच्छ लीग ये भी इस बार जो है वो एक नया इसमें जो है वो एंट्री हुई है और इसमें जो है वो इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, इनको जो है वो जगह मिली है मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी में। तो ये सर्वेक्षण जो है वो इसलिए कराया जाता है, 2014 से इसकी शुरुआत किया गया था। ये नेशन वाइड कैंपेन है भारत सरकार का कि हमारे जो शहर है वो ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ बने, सुंदर बने और प्रॉपर तरीके से उनमें जो है वो मैनेजमेंट हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो और उनको जो है वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं क्लीनलीनेस के उन्हीं के हिसाब से बनाया जा सके। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है रिपोर्ट ऑन एम चिन्नास्वामी स्टेडियम स्टैम्पेड। रॉयल चैलेंजर्स इस बार आईपीएल जीते हैं और उसके बाद जश्न मनाया गया बेंगलुरु में और वहां पे स्टैम्पेड हो गया था, भगदड़ मच गई थी और उस भगदड़ में काफी लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी हो गए थे। तो उसके बाद जो सरकार है कर्नाटका की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो कमेटी बनाई और एक वन मैन कमीशन बना और उसको जो है वो लीड किया जस्टिस माइकल डी कुन्हा। तो पीटी में इस तरह से पूछ दिया जाता है कि जैसे स्टैम्पेड हुआ था तो जो कमेटी थी उसको वो किसकी कमेटी थी, किस कौन उसको लीड कर रहा था। तो इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं और इन्होंने बताया है कि कैसे जो है वो जो भगदड़ हुआ विक्ट्री सेलिब्रेशन के दौरान जीत का ये लोग जश्न मना रहे थे, तो कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन। साथ ही साथ डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क है, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है और इसके अलावा 5 पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना चाहिए। तो इस तरह की भगदड़ अगर
मचती है, तो ये काफी दुखद होता है। लोग गए थे खुशियां मनाने, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने जीवन से ही हाथ धो दिया। तो हमें देखना होगा कि कहाँ हमारी जो लाइफ है वो अगर इस तरह को खतरे में डाल के भी नहीं जाना चाहिए। ये भी है, क्योंकि बहुत भीड़ भी अगर किसी जगह इकट्ठा हो जाए तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस है उन्हें भी बचना चाहिए इस तरह के तरीकों से। प्रॉपर जो सिक्योरिटी है उसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं वो होते हैं। लेकिन अगर मिसमैनेजमेंट रहेगा तो इस तरह की दुर्घटनाएं हमेशा ही होंगी। जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है ये बैंगलोर में है, कर्नाटका में। और जो स्टेडियम इसकी जो कैपेसिटी है वो 42,000 की है। आईपीएल की बात कर ले तो आईपीएल हर साल भारत में खेला जाता है। प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग है और ये काफी फेमस रहता है। मार्च से लेके मई तक ये खेला जाता है डिफरेंट सिटीज में इंडिया की। और इस तरह का जो घटना हुई थी ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है केस अगेंस्ट तबलीगी जमात अटेंडीज। ये कोरोना के टाइम पे केस हुआ था, जिसमें कि 16 केसेस रजिस्टर किए गए थे 70 इंडियन नेशनल्स के अगेंस्ट। और ये अ, तबलीगी जमात कांग्रीगेशन, ये एक संस्था है। ये सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट है, जो कि बना था 1927 में। और कोरोना के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। फिर उस टाइम गाइडलाइंस थी कि ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना था, तो फिर उसको देखते हुए इनके अगेंस्ट जो है वो केस दर्ज किया गया था। और ये जो ग्रुप है तबलीगी जमात, इनका जो एम है वो होता है कि जो सुन्नी मुसलमान है उनको ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस में वापस आने के लिए इनकरेज करना। और इनके काफी मानने वाले हैं दुनिया भर में। और तो कोविड पैंडेमिक के टाइम पे इन पे केस हुआ था, तो इसको जो दिल्ली की हाई कोर्ट है उसने रिजेक्ट कर दिया है, केसेस को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो चार्जेस लगे हैं वायलेशन के कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस को लेके, वो सही नहीं है। और इन्होंने बोला कि जो चार्जशीट्स है वो ज्यादा एग्जेजरेट करके चीजों को दिखाती है। तो जस्टिस नीना बंसल कृष्णा, उन्होंने अपने वर्डिक्ट में जो पूरा चार्जशीट था उसको खारिज कर दिया है। फिर यूलिया सिरदेंको, ये यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर इनको बनाया गया है। और जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमिर जेलेंस्की, उन्होंने 2022 में के बाद से जो है वो कुछ भी चेंजेस नहीं हुए थे वहां की गवर्नमेंट में। पहली बार ऐसा हुआ है जब से रशिया और यूक्रेन के फुल फ्लेज वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो अब ये जो है ये यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर बना दी गई है। इसके पहले ये वहां पे इकोनॉमी मिनिस्टर का काम करती थी। फिर यूके का एक न्यूज़ है कि यूके की जो लेबर गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि वो प्लान लाएगी कि वोटिंग एज जो है उसको घटा करके 18 साल से 16 कर दिया जाए। और 1965 में वहां पे जो वोटिंग एज थी उसको 21 साल से कम करके 18 साल किया गया था। और अब जो गवर्नमेंट है वो नया लॉ जल्दी ही ले आने लाएगी। और इनका मानना है कि 16 साल की उम्र तक आते आते जो इंडिविजुअल्स हैं वो जो है वो इतने यंग हो जाते हैं, उनका जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो इतनी विकसित हो जाती है कि वो पॉलिटिकल चीजों को समझ सके। और साथ ही साथ काम कर सके, टैक्स पे कर सके। तो ये जरूरी हो जाता है कि 16 वर्ष की आयु तक आते आते इनको जो है वो वोटिंग के अधिकार दे दिए जाए। और अगर हम वोटिंग एज रिडक्शंस की बात कर लें तो शुरू से ये इवॉल्व होता आया है। और इस पे सोसाइटी के जो व्यूज हैं थे कि कब जो है वो माना जाए कि जो यंग लोग हैं वो मैच्योर हो गए, तो उससे रिलेटेड ये रहता है। और अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में भी जो है वो पहले 21 साल ही थी वोटिंग की उम्र, फिर उसको बाद में अमेंडमेंट के द्वारा कम करके 18 साल कर दिया गया। और अभी जो यहाँ की तत्काल सरकार है उसने अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में बोला था कि ये वोटिंग का जो है अधिकार उसको कम जो एज है उसको कम करेगी।
फिर नेक्स्ट न्यूज है, यूनाइटेड स्टेट्स ने 5 इमिग्रेंट्स को फ्रॉम वियतनाम, जमैका, क्यूबा, यमन एंड लाओस, यहाँ से उनको इस्वातिनी भेजा है। तो ये जो कंट्री है इसका लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिपोर्टेशन तो नहीं एज सच इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नाम जो कि कंट्री का आया है तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पे किंग के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, वहां पे अभी भी मोनार्की है। और 2018 से पहले ये जो कंट्री है ये स्वाजीलैंड के नाम से जानी जाती थी। 2018 में इन्होंने अपना नाम को चेंज कर दिया और इसको स्वातिनी कर दिया। और वहां पे जो सरकार है वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल डाइसेंट नहीं है। मतलब कि राजा की सरकार है, अभी भी वहां पे राजा हैं और ये 1986 से जो है चले आ रहे हैं। इनका नाम है किंग मिसवासी थ्री, इनका रूलिंग है वहां पे। और ये वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज में से एक है। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो वातिनी है यहाँ की करीब 1.2 मिलियन पीपुल है, जो कि लेस देन $4 पर डे, इतने कम में जो है वो अपना जीवन बिताते हैं। और वहाँ की जो किंग है उनके अगेंस्ट काफी सारे करप्शन के भी बातें होती हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो बनाया है। और ये जो कंट्री है HIV यहाँ पे जो है वो हाईएस्ट प्रिवलेंस है HIV का। और 26% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन जो है यहाँ की करीब HIV से ग्रसित है। तो ये नाम हो सकता है और ये कि कहाँ पे इसका लोकेशन है क्या है। फिर आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सक्सेसफुल ट्रायल किया गया और ये लद्दाख में हुआ है। DRDO और इंडियन आर्मी के कोलैबोरेशन से ये हुआ है, 2 दिन ट्रायल ये चला। और ईस्टर्न लद्दाख में करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पे ये ट्रायल जो है वो कंडक्ट कराया गया है। आकाश मिसाइल की अगर हम बात कर लें तो आकाश मिसाइल मीडियम रेंज की मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको DRDO ने डेवलप किया है। और ये 1983 से इस पे काम चल रहा है, इसको बनाया गया। और ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट है। और जो आकाश प्राइम है ये इसका एडवांस्ड वर्जन है और ये अपनी बेहतर एक्यूरेसी और हाई परफॉर्मेंस के लिए जो है वो जाना जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार का यूज करता है ताकि जो टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए और ट्रैकिंग करने के लिए। तो ये भी एक नया अचीवमेंट है। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो सीरिया फोर्सेस ने विड्रॉ कर लिया है स्वीदा से। वहां पे जो है वो क्लैशेस हो रहे थे काफी दिनों से। और स्वीदा की बात कर ले तो यहाँ पे ड्रूज माइनॉरिटी पाई जाती है, तो इनके बीच जो है वो बातचीत हुआ है कि अभी रोक दिया जाए फिलहाल के लिए। और अगर वहाँ की स्टेट मीडिया की रिपोर्ट की माने तो जो ड्रूज मिलिटेंट्स हैं उन्होंने रिवेंज लॉन्च किया था ऑन कम्युनिटी ऑफ सुन्नी बिदोइंस, जिसकी उसकी वजह से जो है डिस्प्लेसमेंट का वॉर वहां पे चल रहा था। ड्रूज इधर बीच काफी न्यूज में रहा है। ड्रूज जो है ये एक रिलीजियस कम्युनिटी है जो कि सीरिया, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन में पाई जाती है। और ये सिंक्रेटिक रिलीजन फॉलो करते हैं। इसमें जो है वो इस्लाम, नॉस्टिसिज्म, न्यूप्लेटोनिज्म और बहुत सारी फिलोसफीज को जो है वो फॉलो किया जाता है। और स्वीदा की अगर बात कर ले तो ये साउथ वेस्ट सीरिया में है और यहीं पे ये ड्रूज जो है ये मेजोरिटी में रहते हैं। और इनका जो है वो सिविल वॉर चलता रहता है, इनके अगेंस्ट जो है वो बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो काम करते हैं। तो अभी इनमें काफी दिनों से विवाद चल रहा था तो उस पे अभी फिलहाल के लिए जो है समझौता हो गया है। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो चाइनाज डोमिनेंस इन ग्लोबल ग्रीन एनर्जी रेस। और चाइना की बात कर लें तो 2024 में जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है विंड और सोलर एनर्जी में, उसने बाकी जो भी नेशंस हैं उनका जो कंबाइंड इन्वेस्टमेंट है उसको सरपास कर दिया है। चाइना जो है वो इस क्षेत्र में अब नया तरीके से अपनी मोनोपोली जो है वो उसने बना ली है। और चाइना की बात करें तो वहाँ पे मेजर जो प्रोडक्शन है वो सोलर और विंड एनर्जी के थ्रू हो रहा है।
और यहाँ चाइना में ही जो है वो जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि पॉलीसिलिकॉन, लिथियम, ये सब पाए जाते हैं। और सोलर पैनल बनाने के लिए, टरबाइन्स बनाने के लिए, बैटरीज बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो चाइना में बन रहा है। और ये काफी लंबे समय से इसमें इन्होंने काम किया है। 2000 से ही इन्होंने अपना नया जो रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन है इसको शुरू किया, और इसमें इन्होंने काफी खर्च किया। $940 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे खर्च किया है। और इंडिया से अगर कंपेयर करें तो इंडिया के कंपैरिजन में इनका जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया तो अभी सिर्फ $3.4 बिलियन ही अभी खर्च कर रही है। और तो ये जो इनका शिफ्ट हुआ है, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट, ये काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। इस सेक्टर में भी ये काफी आगे इनका उम्मीद है कि निकलेंगे। तो बाकी कंट्रीज को भी देखना होगा, स्पेशली इंडिया को भी। इंडिया का भी एम है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो रेन्यूएबल सेक्टर है उसको बढ़ाना है, और अपना एनर्जी प्रोडक्शन, ताकि जो हमारी फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके, और एनवायरमेंट को भी जो है वो बचाया जा सके। तो इंडिया में इसमें भी काम हो रहा है, और हमारा भी जो जनरेशन है वो काफी हद तक बढ़ा है। लेकिन अगर हम चाइना की बात कर लें तो चाइना ने इसमें काफी सफलता हासिल कर ली है, और इसमें भी जो है वो मेजर सबसे सक्सेसफुल कंट्री के तौर पर उभर के आगे आए हैं। तो यहाँ की जो सिटीज थी उनमें भी एक टाइम पे पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तो इन्होंने ये पूरा अपना नया पॉलिसी बनाया और इस पे काफी वर्क किया, और आज के टाइम पे ये काफी मात्रा में जो क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, उसको बना रहे हैं। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात कर लें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टैंड बदला है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। और इन्होंने जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्हें भी एक तरह से धमकी दिया है। और इन्होंने कहा है कि जो भी इंडिया, चाइना, ये कंट्रीज, ब्राजील, रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट करती हैं तो उस पे वो 500% से ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। और इनका कहना है कि जो रशिया है वो रशिया और यूक्रेन का 2002 से वॉर चला आ रहा है। तो अब इन्होंने शिफ्ट करते हुए यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात कही है। ये इनके बातों से पूरा साफ जाहिर हो रहा है। और यूक्रेन को ये जो है ये अपना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर हम बात कर लें इस वॉर की, तो यूक्रेन की जो 20% टेरिटरी है उन्होंने अपनी खो दी है। रशिया जैसे अभी तक एक्वायर कर लिया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सी ऑफ एजोव, और ये एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है। और इंडिया ने भी इंडिया और अभी ब्रिक्स के दौरान भी इन्होंने कहा था कि जो साउथ साउथ कंट्रीज हैं उनके अगेंस्ट ये एक्शन लेंगे। और अब देखना होगा कि नया तरीके से जो है वो क्या सीन उभर के आता है। और रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है ये काफी दिनों से चला आ रहा है, और इसको लेके जो नाटो है उसने भी जो है वो सैंक्शंस लगाने की बात की है, और साथ ही साथ यूक्रेन को सपोर्ट करने की भी बात की गई है। और जो थर्ड कंट्रीज हैं जो रशिया को सपोर्ट करती हैं, या जो रशिया से जिनका किसी भी तरह का व्यापार है, तो उसको ये चाहते हैं कि बंद करें, ताकि रशिया को लॉस हो और इस स्थिति में वो ना रह जाए कि वो कंटिन्यूअस वॉर जो है वो कर सके। तो इसमें जो हमारे सी ऑफ एजोव है, ये लोकेशन इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक सी है जो कि ईस्टर्न यूरोप में है, और ये ब्लैक सी से कनेक्टेड है बाय अ नैरो स्ट्रेट जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये जो न्यूज होती है उनमें जो इम्पोर्टेंट चीजें दी रहती हैं उससे रिलेट करके क्वेश्चन बनाते हैं। अब जैसे स्टेट ऑफ कर्च का इसमें बताया है, तो ये पूछा जा सकता है ज्योग्राफी के में, क्वेश्चन ये बना सकते हैं। और सी ऑफ एजोव पे बना सकते हैं। तो इसकी बात करें, ये बाउंडेड है बाय रशिया ऑन टू द साउथ ईस्ट एंड बाय यूक्रेन टू द नॉर्थ वेस्ट। फिर इंटरनेशनल अफेयर्स अफेयर्स में ही फ्रांस एंड्स मिलिट्री प्रेजेंस इन सेनेगल। फ्रांस का आर्मी बेस था, दो उसके मिलिट्री बेसेस थे सेनेगल में। अब उन्होंने कहा है कि हम अपना जो ट्रूप है वो हटा लेंगे। 65 ईयर्स ट्रूप, मतलब
पहले जो था ये एक्चुअली सब कॉलोनियल एरा के विवाद हैं। पहले यहाँ पे इनका रूल था, फिर कंट्री जो है वो आजाद हो गई, लेकिन उसके बाद भी जो मिलिट्री प्रेजेंस थी वहां पे फ्रांस की, और वहां पे टाइम टू टाइम जो है वो डिमांड होता था कि आप हमें जो है वो सोवरेनिटी प्रोवाइड करिए, हमें ऑटोनॉमी होनी चाहिए ग्रेटर, कि हम जो है वो अपनी सिक्योरिटी को देख सके। तो इस तो इसलिए जो फ्रांस है वहां से अपना ट्रूप हटा लिया है। और सेनेगल की बात करें तो हम ये अटलांटिक ओशन का जो कोस्ट लाइन है वहां से जुड़ी हुई कंट्री है। तो इस तरह ये अब इनका यहाँ पे जो मिलिट्री प्रेजेंस है फ्रांस का वो खत्म हो चुका है। अब इनका बस एक ही मिलिट्री प्रेजेंस रह गया है और वो है जिबोती में। और ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि जो जिबोती है ये काफी, यहाँ पे कई सारे जो मिलिट्री बेसेस हैं फॉरेन कंट्रीज के, और इसका जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये बाबल मंदेब स्टेट के पास है, और ये एक वाइटल शिपिंग रूट है जो कि कनेक्ट करता है रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को। तो इसलिए अभी यहाँ पे इनका जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो बना हुआ है, और ये जो है वो वेस्ट अफ्रीका की तरफ है ये। फिर यूके और जर्मनी ने आपस में जो है वो फ्रेंडशिप ट्रीटी इन्होंने साइन किया है। दोनों कंट्रीज के जो हेड हैं वो मिले और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए उनके बीच जो है वो डील हुआ है। यूके जर्मनी की बात कर ले तो इनका काफी हिस्टोरिकल जो है वो सिग्निफिकेंट है रिलेशनशिप का। कई बार में कॉपरेशन हुआ और उसके बाद टेंशन्स भी बढ़े, और यूरोप में दोनों ही जो है वो मेजर प्लेयर्स हैं यूरोपियन पॉलिटिक्स और इकोनॉमीज में। तो इनका कोलैबोरेशन अगर होता है तो ये काफी जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। और इनका कहना है कि जो नए जो जियो पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको देखते हुए जो पार्टनरशिप है ये जरूरी है, और काफी आगे आने वाले टाइम में ये इम्पोर्टेंट होगा। फिर ये साइंस पेपर 3 की बात कर लें तो उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST के जो रिसर्चर्स हैं और इंटरनेशनल टीम के एस्ट्रोनॉमर्स, इन्होंने मिल के एक मैसिव यंग प्रोटोस्टार खोजा है। और ये करीब 4500 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। और अभी भी जो है ये इसका जो है ये बन रहा है। और इसको जो नाम दिया गया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, IRAS 181622 2048। और ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही है। तो ये जो IIST की टीम है इन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स हैं इनको अनाउंस किया। और ये जो प्रोटोस्टार्स होते हैं इनकी स्टडी काफी क्रूशियल होती है। ये इंसाइट प्रोवाइड करते हैं इनटू द इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्टार फॉर्मेशन, कि किस तरह से स्टार का जो है वो फॉर्मेशन होता है। फिर लास्ट में एक और जो लास्ट टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी हुई है फ्रॉम ब्लैक होल मर्जर। तो साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया है ग्रेविटेशनल वेव्स जो कि दो ब्लैक होल से उनके मर्जर से बना है। और इन्होंने कहा है कि लार्जेस्ट वेव्स जो है वो ऑब्जर्व की गई हैं। और लीगो का मतलब है लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। और ये काफी जो है ये इसमें 2 डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, यूएस में है ये। और हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, तो इन्हीं की मदद से जो है ये जो ब्लैक होल का मर्जर है उसको देखा गया है। और इसमें बताया गया है कि ये जो दो मर्जर हुए हैं ब्लैक होल्स के, इसमें एक ब्लैक होल जो है वो करीब सन से 140 टाइम्स के लगभग बड़ा था, और दूसरा जो है वो 100 टाइम्स का बड़ा था। और एक जो है वो काफी तेजी से जो है वो स्पिन कर रहा था, और दोनों जो है वो आपस में मर्ज हुए। तो ये जो इस तरह की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं काफी, कि कैसे जो है वो अ, जो यूनिवर्स है वहां पे डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, कैसे ब्लैक होल्स बन रहे हैं, कैसे स्टार्स बन रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसको जो है वो समझने में मदद मिलती है। और ग्रेविटेशनल वेव्स की जो थ्योरी है उसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था इन इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1915।
और इसके पहले जो रिकॉर्ड था इससे छोटे थे ब्लैक होल्स, 80 और 65 टाइम्स बड़े थे सन से। तो ये डिस्कवरी जो है काफी इम्पोर्टेंट है। तो आज 18 जुलाई का करंट अफेयर्स था ये सारा, और आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।